हाँ जी, नमस्कार। क्या हाल चाल है आप लोगों के? चलिए भैया, आज जो है हम लोग आपका स्टडी मटेरियल करने वाले हैं। खुल जा सिमसिम। खुल गया जी। कैपिटल गेन का स्टडी मटेरियल करेंगे। काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए 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 चलिए, नीचे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आए तो मुझे रोक लेना। चलते जाओ चलते जाओ। क्वेश्चन 1 आ गया। इलस्ट्रेशन नंबर 1 मेरे साथ पढ़िएगा। हाउ विल यू कैलकुलेट द पीरियड ऑफ होल्डिंग इन केस ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स? जब भी ये क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो समझ में आना चाहिए कि पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या होता है। पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब कि जब कैपिटल एसेट आपके पास आया और जब तक आप उसको रखते हैं, बेचने से पहले, ट्रांसफर करने से पहले, उतने पीरियड को पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलते हैं। शेयर्स हेल्ड इन कंपनी इन लिक्विडेशन, अभी ये कॉन्सेप्ट हमने नहीं किया है। बोनस शेयर्स, कॉमन सेंस है। बोनस शेयर जब आपको मिले तब से लेकर जब बेचोगे तब तक के पीरियड को काउंट करोगे, ये देखने के लिए कि ये लॉन्ग टर्म है या ये शॉर्ट टर्म है। और आखिरी है फ्लैट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। जब कोऑपरेटिव सोसाइटी से आपको फ्लैट मिलता है तब से लेकर जब आप उसको ट्रांसफर करते हैं, वो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग होना चाहिए। तो पहला पॉइंट हमने डिस्कस नहीं किया है, बाद में करेंगे जब कॉन्सेप्ट हो जाएगा। बोनस शेयर का पीरियड ऑफ होल्डिंग है जब आपको ये अलॉट होते हैं और जब आप ट्रांसफर करते हैं उसके बीच के पीरियड को पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलते हैं। फ्लैट इन कोऑपरेटिव सोसाइटी को काउंट करते हैं जब से आपको शेयर्स अलॉट हुए हैं। एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर इन्होंने कुछ और लिख दिया है कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए, बट अल्टरनेटिव व्यू इज ऑल्सो पॉसिबल। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू टेक अ व्यू दैट एनी डेट फ्रॉम विच सच राइट इज ऑब्टेन मे बी टेकन एज डेट ऑफ एक्विजिशन। हाँ जी, तो मैंने ये वाला कंडीशन मानी है, बुक में जो है दूसरी कंडीशन दे रखी है। तो क्या करें सर, हम कंफ्यूज हो गए, समझ में नहीं आ रहा ये दोनों अलग अलग चीज़ें क्या हैं। देखिए, मैंने आपको कहा कि जब आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, एक्वायर करेंगे, तब से लेकर जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं उसे पीरियड ऑफ होल्डिंग बोलते हैं इन कोऑपरेटिव सोसाइटी। यहाँ ये लिखते हैं कि जब आपने एक सोसाइटी में शेयर्स अलॉट हुए हैं, सोसाइटी में हिस्सेदारी आपको मिली है, क्योंकि सब लोग मिलकर सोसाइटी बनाते हैं, तब से लेकर जब आप घर को ट्रांसफर कर रहे हैं वो पीरियड ऑफ होल्डिंग है। तो ये भी ले सकते हैं व्यू, अल्टरनेट व्यू भी ले सकते हैं। मैंने ये चीज़ आपको पढ़ाई हुई है कि एनी ट्रांजेक्शन बाय वे ऑफ बिकमिंग अ मेंबर और एक्वायरिंग शेयर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो दोनों चीज़ें, और बाय वे ऑफ एग्रीमेंट और एन अरेंजमेंट और इन एनी मैनर व्हाटसोएवर विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ ट्रांसफरिंग और अनेबलिंग इंजॉयमेंट ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जब आप एक्वायर करेंगे तभी तो आप उसको इंजॉय करेंगे। तो हर जगह पे और वर्ड आ रहा है। तो यानी कि आपकी अजम्पशन है कि आप ये कब मानेंगे कि ये आपके पास एक्चुअली में आई प्रॉपर्टी, और उससे लेकर जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं वो आपका पीरियड ऑफ होल्डिंग माना जाता है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पेपर में कभी ये क्वेश्चन नहीं आते हैं। ये सिर्फ बेसिक इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, समझाने के लिए पीरियड ऑफ होल्डिंग का मतलब क्या होता है। इलस्ट्रेशन 2 करेंगे, ये पेपर में आ सकती है। ए इज द ओनर ऑफ अ कार। 1 अप्रैल 20 को वो अपना बिजनेस स्टार्ट करता है, परचेज सेल ऑफ मोटर कार्स का। ही ट्रीट्स द अबव कार एज पार्ट ऑफ स्टॉक इन ट्रेड ऑफ हिज न्यू बिजनेस। ही सेल्स द सेम ऑन 31 मार्च 2021 एंड गेट्स अ प्रॉफिट ऑफ 1 लाख रुपीज। डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन इन दी हैंड्स अंडर दी हेड कैपिटल गेन। बताइए, सोचिए, कार को अगर हम कन्वर्ट कर दें बिजनेस एसेट में तो क्या वो ट्रांसफर है? जी हाँ, बिल्कुल ट्रांसफर है। आप अगर अपने बिजनेस में ट्रांसफर कर देते हैं किसी कैपिटल एसेट को तो वो ट्रांसफर है, बट क्या ये एक्चुअली में कैपिटल एसेट भी है? दैट इज द क्वेश्चन। हो भाई साहब, ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, पर्सनल मूवेबल एसेट आपके कैपिटल एसेट नहीं होते हैं, मैं आपको बता चुका हूँ। जी हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि आपका जो पर्सनल मूवेबल एसेट है वो अगर महंगा है, ऑर्नामेंट लगा है उसमें, कुछ गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम लगा है, डायमंड लगा है, तो फिर वो महंगा हो जाता है, वो आपका कैपिटल एसेट हो जाता है, बट अदरवाइज नहीं होता है। तो ये कार तो आपकी पर्सनल एसेट है, और पर्सनल एसेट जो है वो क्या होती है? क्या होती है? कैपिटल एसेट ही नहीं होता। तो उसे कन्वर्ट करेंगे स्टॉक इन ट्रेड में तो उससे कुछ भी नहीं होएगा। क्या आपने रिवीजन करी क्या जो मैंने आपको समझाया था? कैपिटल एसेट क्या होता है? पर्सनल मूवेबल एसेट नहीं होते हैं। कार एक पर्सनल है, मिस्टर ए की पर्सनल कार है जिसे वो बिजनेस में कन्वर्ट कर रहा है। पर्सनल एसेट को बिजनेस में कन्वर्ट करेगा तो वहां पर कैपिटल गेन कैसे आएगा? अगला क्वेश्चन कहता है एक्स कन्वर्ट्स हिज कैपिटल एसेट एक्वायर्ड ऑन 10 जून 2003 फॉर 60,000। अब कैपिटल एसेट को कन्वर्ट कर रहा है स्टॉक इन ट्रेड में। यहां पर पॉइंट है, कैपिटल एसेट को आप जब सेल करते हैं या ट्रांसफर करते हैं तो कैपिटल गेन निकलता है। यदि आप उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लें, यानी अपने बिजनेस का स्टॉक बना लें, तो जब वो स्टॉक बिकेगा तो बिजनेस के लिए वो बिजनेस इनकम आएगा। तो कहीं ना कहीं आपने कैपिटल गेन निकालने के बजाय उस एसेट को कन्वर्ट करके बिजनेस इनकम में कन्वर्ट कर दिया। यहां पर आपका एक्ट बोलता है ऐसे नहीं चलेगा। जब आप इसे कन्वर्ट कर रहे हैं हम उसको ही ट्रांसफर मान लेंगे, और कितने पर मानेंगे? जो कि उसकी फेयर मार्केट वैल्यू है।
5,50,000 पे मान लेंगे आपने अपने बिजनेस को ट्रांसफ़र किया है और कैपिटल गेन निकालेंगे। फिर बिजनेस इसको 5,50,000 से ऊपर पर बेचेगा, उसके लिए वो बिजनेस इनकम निकालेंगे। तो ये इसने बेचा 6 लाख पर, यानी कि आपने कैपिटल एसेट दिया 5.5 लाख पर और फिर बिजनेस से उसको बेचा 6 लाख पर। यह हम मान लेंगे 5.5 लाख में आपने अपने बिजनेस को अपना कैपिटल एसेट कन्वर्ट कर कर दिया है, यानी ट्रांसफर करा है। दिस विल बी डीम्ड। और कब माना जाएगा, कब ये टैक्स लगेगा सर? टैक्स कब लगेगा ये मैं आपको बता देता हूं। टैक्स लगेगा जब आपका स्टॉक इन ट्रेड एक्चुअली में बिकेगा। सर ये क्वेश्चन तो हमने किया नहीं है दोस्तों, ये हम आगे करने वाले हैं। ये जो है पर्टिकुलर सेक्शन हमने अभी डिस्कस नहीं करा है, तो छुड़वाने से बढ़िया है थोड़ा सा आइडिया आपको मैं दे देता हूँ। और इसीलिए आपको समझाने के लिए एक चीज़ और मैं बताता हूँ कि जब आप अपना कैपिटल एसेट बिजनेस में कन्वर्ट करते हैं स्टॉक इन ट्रेड में, तो यहाँ पर दिक्कत क्या होती है कि आपने सिर्फ कन्वर्ट करा है, पैसा तो आपको मिला नहीं। तो इसीलिए जब आपने कन्वर्ट करा तो ट्रांसफ़र तो तभी हो गया, पर इस पर कैपिटल गेन आप अभी नहीं देंगे। कैपिटल गेन देंगे जब आपका एक्चुअली में स्टॉक इन ट्रेड बिक जाएगा। तो स्टॉक इन ट्रेड बिक जाएगा तो बिजनेस के लिए पीजीबीपी इनकम भी होगी और आपने माना जाएगा आपने कैपिटल एसेट फेयर मार्केट वैल्यू पर अपने बिजनेस को दिया है, तो आपका कैपिटल गेन भी निकलेगा। पर कब निकलेगा? जब एक्चुअली में एसेट बिकेगा, बिजनेस में भी जाने के बाद बिकेगा, उस साल में जो है कैपिटल गेन और बिजनेस इनकम दोनों निकलेगी। ये प्रोविजन जो है सेक्शन 45 हमने डिस्कस ही नहीं करा है। कब आएगा? बाद में आने वाली क्लासेस में आएगा, फिर भी आपको मैं करवाते चल रहा हूं क्योंकि थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको ऑलरेडी है इन चीज़ों का। और देखते हैं। M held 2,000 shares in ABC company, ABC Limited. This company amalgamated with another company in the previous year 2021. Under the scheme of amalgamation, M was allotted 1,000 shares in the new company. तो पहली कंपनी के 2,000 थे, नई कंपनी जो अमेलगमेट होने के बाद बनी है, तो जाहिर सी बात है वो दो कंपनी मिलकर बनेगी तो उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, इसलिए नंबर ऑफ शेयर्स कम मिलेंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपने 1 लाख लगाया और आपको 2 लाख की चीज़ मिल गई। 1 लाख लगाए, 2,000 शेयर्स मिले, उसकी वैल्यू 2 लाख रुपए, दो कंपनी मिल रही है, तो उस केस में आपको 1,000 शेयर मिल रहे हैं, वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। समझे आप? मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स है अलॉटेड इज हायर बाय 50,000 देन दी वैल्यू ऑफ होल्डिंग इन एबीसी लिमिटेड। असेसिंग ऑफिसर कह रहा है कि ये जो ट्रांजैक्शन है एक्सचेंज की, इस पर 50,000 रुपये का कैपिटल गेन लगाना चाहता है। भाई मैं आपको पहले एक चीज़ बता दूं, ये 50,000 क्या है पहले ये समझ लेते हैं, फिर समझते हैं कि गेन होगा या नहीं होगा। ये कह रहा है द मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर्स अलॉटेड, यानी नई कंपनी के शेयर्स जो अलॉट करे गए हैं, तो एग्जिस्टिंग शेयर जो थे मान लेते हैं 1 लाख के हैं, बट नई कंपनी के जो शेयर मिले उनकी जो टोटल वैल्यू आ रही है वो 1.5 लाख रुपये आ रही है। तो कहीं ना कहीं आपका असेसिंग ऑफिसर ये बोल रहा है कि आपको 50,000 रुपये का फ़ायदा हो गया। एक्चुअली में पैसे नहीं मिले बट फ़ायदा हो गया, उस पर वो टैक्स लगाना चाहता है। तो ये है क्वेश्चन। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर ये होगा कि भाई जब आप अमेलगमेट करते हैं और जो अमेलगमेटेड कंपनी है वो अगर इंडियन कंपनी है, उस केस में उसको जो अगर हम सारे एसेट ट्रांसफ़र करते हैं और बदले में वो कंपनी जो है शेयर होल्डर्स को अपने शेयर्स देती है, तो उसको हम ट्रांसफ़र मानते ही नहीं है। ट्रांसफ़र मानते ही नहीं है तो फिर कैपिटल गेन निकलेगा ही नहीं। तो इसलिए असेसिंग ऑफिसर सही नहीं बोल रहा है। इलस्ट्रेशन नंबर 5, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन कैपिटल गेन टैक्स लायबिलिटी डज नॉट अराइज। मिस्टर ए ने जो है गोल्ड लिया था 1970 में 25,000 का, और उसने एक कैपिटल एसेट गिफ्ट कर दिया अपने बच्चे को एट द टाइम ऑफ मैरिज। तो मिस्टर ए ने अगर गिफ्ट कर दिया है तो गिफ्ट को ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं, ये आपको पता होगा। यदि आप गिफ्ट करते हैं तो उसे ट्रांसफ़र नहीं मानते हैं और आपके लिए कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। अ हाउस प्रॉपर्टीज परचेज बाय हिंदू अनडेड फैमिली 1945, ये तो अनडिवाइडेड इंडिया है भाई। पार्टीशन से पहले ली थी 20,000 रुपये में, आज इसकी वैल्यू कम से कम 20 लाख रुपये होगी, 100 गुना हो गई होगी। इट इज़ गिवन टू वन ऑफ द फैमिली मेंबर इन प्रीवियस 2021 एट द टाइम ऑफ पार्टीशन। पार्टीशन के टाइम अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली डिस्ट्रीब्यूट करेगी अपने कैपिटल एसेट तो उसको भी ट्रांसफ़र नहीं माना है, सेक्शन 47 में लिखा है। क्लॉजेज याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर बी परचेज 50 कन्वर्टिबल डिवेंचर्स फॉर 40,000। कन्वर्टिबल का मतलब कि डिवेंचर्स बाद में किसी और चीज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, शायद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे। अच्छा, परचेज करें 1995 में, कन्वर्ट हुए 2020 में। भैया जब आप बॉन्ड्स को डिवेंचर्स को कन्वर्ट करते हैं, बॉन्ड्स डिवेंचर स्टॉक डिपॉजिट सर्टिफिकेट को कन्वर्ट करते हैं शेयर्स या डिवेंचर में, सर ये डिवेंचर में कन्वर्ट कैसे होगा? अरे यार हो सकता है कि 8% डिवेंचर हो, बाद में जो है वो कन्वर्ट होकर 9% डिवेंचर में कन्वर्ट हो जाए। एक डिवेंचर के बदले कंपनी दूसरा डिवेंचर इशू कर दे पैसे देने की बजाय, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है इसको ट्रांसफ़र माना ही नहीं गया है।
तो इसलिए यहाँ भी कैपिटल गेन नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 6, जिसमें कहते हैं मिस्टर अभिषेक अ सीनियर सिटीजन मॉर्गेज हिज रेजिडेंशियल हाउस विद अ बैंक अंडर नोटिफाइड रिवर्स मॉर्गेज स्कीम। अगर आपको स्कीम नहीं पता तो पढ़कर आइएगा। ये मेरे क्वेश्चन आंसर आप तभी कर सकते हैं जब आपने एक बार सारे प्रोविजंस कर लिए हैं, एमसीक्यू टेस्ट दे दिया है, उसके बाद स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस आप कर सकते हैं। चलिए ठीक है, एमसीक्यू नहीं दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पहले रिवीजन करके आइए जो करवाया है, उसके बाद अपने नोट्स को पढ़कर आइए, फिर ये वाली क्लास अटेंड करिए कि हाँ भाई जो जो पढ़ा है कुछ कुछ समझ में आ रहा है। ऐसे आकर बैठ जाएंगे जिसमें कि आपको सुनने में लगेगा कि हाँ ठीक है समझ में आ रहा है, बट आपका अपने दिमाग से आंसर नहीं आएगा, तो फिर इसका मतलब आपने अभी पढ़ाई नहीं करी है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कॉन्सेप्ट वाली क्लास लेने के बाद स्टडी मटेरियल पहले खुद सॉल्व कर लेते हैं, खुद से दिमाग लगाकर स्टडी मटेरियल सॉल्व करते हैं, पढ़कर देखते हैं, उनके बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं। क्योंकि सीए में अल्टीमेट जो सक्सेस का मंत्र है वो है सेल्फ स्टडी। टीचर क्या कर सकते हैं, टीचर ये कर सकते हैं भैया कॉम्प्लेक्स चीज़ को आसान भाषा में समझा दिया और एग्जाम टाइम के नोट्स दे दिए, इतना काम किया जा सकता है ताकि आपके एफर्ट बच जाएं। अगर आप ये खुद से पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स चीज़ को आसान बनाने नहीं समझ में आएगा कैसे बनाऊं, फिर एग्जाम के लिए वो नोट्स कैसे तैयार करूं, वो अपने आप से होगा नहीं। तो वो टीचर ने करवा दिया, तो आपका काम क्या है कि उसको रिवाइज करें, और क्वेश्चन आंसर डेफिनेटली क्वेश्चन आंसर्स भी करवाना टीचर का काम है, बट उसके बाद एक बार खुद से करना आपका काम है। तो ये रिवर्स मॉर्गेज की ट्रांजैक्शन है, कॉन्सेप्ट पहले समझाया हुआ है, नहीं समझे तो पुराना वीडियो लगाकर दोबारा देख लो। ही वॉज गेटिंग लोन फ्रॉम बैंक इन मंथली इंस्टॉलमेंट। प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर दिया, बैंक मंथली पैसा देता है। मिस्टर अभिषेक ने जो है लोन की रिपेमेंट नहीं करी मैच्योरिटी पर, हैंस गेव द पोजीशन ऑफ द हाउस टू द बैंक, कि अपना लोन डिस्चार्ज करने के लिए बैंक ने कहा हम बेचेंगे इसको कैसे आप ट्रीट करेंगे देखिए। जो मंथली इंस्टॉलमेंट मिल रही है, जो आपने हाउस को, इसमें पूरा आंसर नहीं लिखा हुआ है, इसमें पहले समझाया हुआ है ट्रांसफर का मतलब क्या है, ये जो स्कीम है उसको समझाया गया है। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि जो मॉर्गेज करेंगे आप रेजिडेंशियल हाउस अपने बैंक को देंगे, आप सीनियर सिटीजन है, उसको ट्रांसफर नहीं माना। बैंक बदले में जो सीनियर सिटीजन को मंथली पेमेंट करेगा, एनुअली पेमेंट करेगा, उसे एग्जेम्प्ट करा हुआ है सेक्शन 10 क्लॉज 43 में, तो वो भी टैक्सेबल नहीं होगा। पर इसके बाद एक्चुअली में वो पैसा नहीं दे पाया और बैंक एक्चुअली में बेचता है तो ट्रांसफर माना जाएगा। वो बुक में दे ही नहीं रखा कि कैसे ट्रीटमेंट होगा, और मैंने आपको वो भी कराया। इलस्ट्रेशन नंबर 7, ये ट्रू या फॉल्स है आपको बताना है। एलियनेशन ऑफ अ रेजिडेंशियल हाउस इन अ ट्रांजेक्शन ऑफ रिवर्स मॉर्गेज अंडर स्कीम मेड एंड नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट एज ट्रांसफर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल गेन। द आंसर इज फॉल्स। एलियनेशन का मतलब कि आप रेजिडेंशियल हाउस को किसी को दे रहे हैं, अटैच कर रहे हैं, किसी को दे रहे हैं, जो कि आप मॉर्गेज बोलते हैं। रिवर्स मॉर्गेज के ट्रांजैक्शन में ट्रांसफर नहीं माना गया। जीरो कूपन बॉन्ड्स ऑफ एलिजिबल कॉर्पोरेशन हेल्ड फॉर 14 मंथ्स विल बी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। जीरो कूपन बॉन्ड जो हैं वो 12 महीने से ज़्यादा अगर आपने होल्ड कर लिए तो वो आपके लॉन्ग टर्म हो जाते हैं। अच्छा सर ऐसा है क्या? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पीरियड ऑफ होल्डिंग में जाकर देख लीजिएगा, 12 महीने का मैंने लिखवाया हुआ है क्या क्या आता है। जीरो कूपन बॉन्ड मीन्स अ बॉन्ड ऑन विच नो पेमेंट एंड बेनिफिट्स आर रिसीव्ड और रिसीवेबल बिफोर द मैच्योरिटी और रिडेम्पशन। जी हाँ, 800 पर इशू करा है तो रिडेम्पशन होगी तो 1000 पर होगा, उससे पहले कुछ भी नहीं मिलेगा, ना इंटरेस्ट ना रिडेम्पशन ना पैसा, कुछ भी नहीं मिलेगा। मतलब रिडेम्पशन के टाइम ही सारा पैसा मिलेगा, उसको जीरो कूपन बॉन्ड बोलते हैं। इट इज़ अ बॉन्ड इशूड बाय एनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड और अ पब्लिक सेक्टर कंपनी और अ शेड्यूल्ड बैंक। तो क्या क्या लोग आ गए इसमें, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी या फिर आपका शेड्यूल्ड बैंक है वो इशू करते हैं, पब्लिक सेक्टर कंपनी भी इशू कर सकती है। 2005 के बाद ये निकाले गए थे, ऑन विच नो पेमेंट एंड बेनिफिट रिसीव और रिसीवेबल बिफोर द मैच्योरिटी और रिडेम्पशन। ठीक है ना, और रिडेम्पशन, और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इसको अप्रूव करती है। अमेलगमेशन का मतलब क्या होता है? जो अप्रूव्ड अमेलगमेशन है, जिस केस में हम ट्रांसफर होते हैं शेयर्स और कैपिटल एसेट ट्रांसफर होते हैं नई कंपनी को, उसे ट्रांसफर नहीं मानते। उस अमेलगमेशन का मतलब क्या है वो यहाँ दे रखा है कि अगर ये कंडीशन फुलफिल होगी तो ही वो एक क्वालिफाइड अमेलगमेशन होगा, क्वालिफाई करेगा, जिसमें सभी प्रॉपर्टीज़ जो है अमेलगमेटिंग कंपनी की, अमेलगमेटेड कंपनी को चली जाती है, नई कंपनी को चली जाती है, सभी लाइबिलिटी चली जाती है, और साथ में कम से कम 75% से ज़्यादा, 75% या उससे ज़्यादा शेयर होल्डर्स को बदले में शेयर्स ही मिलते हैं, कैश नहीं मिलते। यानी ये कंपनी के शेयर होल्डर हैं, ये कंपनी मर्ज हो रही है किसी और कंपनी में, ये अपने शेयर्स ही इन शेयर होल्डर्स को देगी, एटलीस्ट कम से कम 75% शेयर होल्डर्स को तो देगी इन वैल्यू। ये नहीं कि कैश पकड़ा देंगे,
तो एक नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन हो रही है। सिमिलरली डीमर्जर में भी सारी प्रॉपर्टी वगैरह जो उस अंडरटेकिंग की है वो ट्रांसफर हो रही है, उसके साथ उसकी लाइबिलिटी भी ट्रांसफर हो रही है, ठीक है ना, और बुक वैल्यू पर ट्रांसफर हो रही है। साथ में जो रिजल्टिंग कंपनी है वो अपने शेयर्स दे रही है, पैसा नहीं दे रही है। साथ में जो शेयर होल्डर्स हैं कम से कम वही 3/4 वैल्यू के, उनको जो है नई कंपनी के, रिजल्टिंग कंपनी के शेयर्स ही मिल रहे हैं। और बस यही चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। पेपर में पूछा जा सकता है तो इसको लिख लीजिए इंपॉर्टेंट। वैसे भी लिख रखा है इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, नाम में इंपॉर्टेंट आ रहा है कि कौन सा अमेलगमेशन होगा जिसमें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा, कौन सा डीमर्जर होगा जिसमें ट्रांसफर नहीं माना जाएगा। तो वो ये कंडीशंस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स आ रहा है, हमने कर लिया। हमने सभी कॉस्ट देख ली क्या क्या होती है, राइट शेयर की क्या होती है। और यहां पर जो है एक और क्वेश्चन आ रहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 8। मिस्टर ए ने अपना कैपिटल एसेट जो एक्वायर करा था 50,000 रुपये का जून 2003 में, उसे कन्वर्ट कर लिया है स्टॉक इन ट्रेड में नवंबर 16 में। तब फेयर मार्केट वैल्यू थी 4.5 लाख रुपए। स्टॉक इन ट्रेड को इन्होंने बेचा 6.5 लाख रुपए में सितंबर 20 में। टैक्स ट्रीटमेंट बताइए। मैंने आपको समझाया कि अगर एक व्यक्ति अपना कैपिटल एसेट बिजनेस में कन्वर्ट कर रहा है, ये इसका बिजनेस है, बिजनेस के स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर रहा है, तो कन्वर्ट होने के बाद जो बिकेगा तब पीजीबीपी इनकम आएगी। पर जो सिर्फ कन्वर्ट करा तो बदले में पैसे नहीं मिले, पर इसको भी ट्रांसफर मान लिया, क्योंकि अब आगे जब बिकेगा तो पीजीबीपी इनकम निकलेगी, तो कैपिटल गेन यहीं पर निकल जाना चाहिए। अब ट्रांसफर कितनी अमाउंट पर करा वो देखने के लिए हम बोलते हैं भैया जो फेयर मार्केट वैल्यू थी उस टाइम उतने पर ट्रांसफर करा। पर जो ये नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन हुई है इसमें पैसे तो कुछ मिले नहीं। यहाँ ये बोला गया है कि इस पर कैपिटल गेन हम कब निकालेंगे। कैपिटल गेन कब निकालेंगे जी? कैपिटल गेन तब निकालेंगे जब एक्चुअली में एसेट बिकेगा। ट्रांसफर तो यही मान लेंगे, इंडेक्सेशन तो यहीं तक होगी, जब आपके पास आए और जब आप ट्रांसफर कर रहे हैं उतने ही पीरियड पर इंडेक्सेशन होती है। पर गेन का टैक्स आप बाद में दे सकते हैं, ये प्रोविजन हम बाद में पढ़ने वाले हैं। पर फिर भी क्योंकि मैंने आपको समझा दिया इसको मैं करवा रहा हूं। सीआईआई दे रखा है 2003-04 का 109 और 16-17 में जब एक्चुअली में ट्रांसफर हुआ, यहां पर हम ट्रांसफर मानेंगे तब है 264 यानी कि 50,000। क्योंकि ये लॉन्ग टर्म है तो जो पहले 109 थे अगर आज वो 264 बन गए हैं ट्रांसफर वाले साल तक, तो 50,000 कितने बन जाएंगे, ऐसे आप कर देखेंगे। ये कैलकुलेशन आप कर देखेंगे, कैलकुलेशन देखो कर दे रखी है, वो बन जाएंगे 1,21,101। उसके बाद 4.5 लाख में माना जाएगा कि आपने अपने बिजनेस को ही ट्रांसफर करा है, तो 4.5 लाख माइनस ये जो कॉस्ट है आपके गुड्स की लॉन्ग टर्म, डेफिनेटली इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन बोलते हैं, ये आपका कैपिटल गेन आएगा। अब क्योंकि ये मान लिया गया कि 4.5 लाख जो फेयर मार्केट वैल्यू है उतने पर आप अपने बिजनेस को दे रहे हैं ये कैपिटल एसेट, तो वो बिजनेस की कॉस्ट बन जाएगी। और बिजनेस उसको जब आगे बेचेंगे ज़्यादा अमाउंट पर जो कि 6.5 लाख रुपए है, वो बिजनेस का सेल बन जाएगी, बिजनेस इनकम। कि भैया 6.5 लाख में बेचा, 4.5 लाख का हमें पड़ा, तो 2 लाख रुपए बिजनेस की इनकम भी आएगी। और ये पूरा का पूरा आप कब कैलकुलेट करेंगे? जब एक्चुअली में सेल हुई, जब आपके एसेट एक्चुअली में स्टॉक इन ट्रेड में जाने के बाद एक्चुअली में बिके। इलस्ट्रेशन 9 on January 31st, 2021 Mr. A has transferred self-generated goodwill of his profession for a sale consideration of 70,000 and incurred expenses। ये अभी हम नहीं कर सकते, इसको बाद में करेंगे। उसके बाद के सारे क्वेश्चंस जो है वो बाद में करेंगे, और ये तो हम पीजीबीपी के चैप्टर में करेंगे। तो लिख लीजिए पीजीबीपी के बाद होगा, ये पीजीबीपी का ही है। स्लम सेल अभी नहीं करी हमने, स्लम सेल बाद में करेंगे। और उसके बाद जो है इलस्ट्रेशन आ रही है एक आधी और, फिर एग्जाम्शंस आ रही है। तो बस अभी जो है हम पूरा चैप्टर कंप्लीट करेंगे और उसके बाद हम आपका ये मटेरियल भी कंप्लीट कर लेंगे। मेरी क्लास कैसी चल रही है आपको आइडिया लग गया होगा। कॉन्सेप्ट करते हैं आराम से, जिसमें सारी चीज़ें मैं क्लियर करता हूँ। वीडियो आप चाहें तो 2 बार भी देख सकते हैं, जिससे और चीज़ें जो है बेहतर क्लियर हो जाएगी। जो मैंने आपको ई बुक दी है उसका प्रिंट आउट लेकर पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद अगर मन ना भरे तो नोट्स भी बना सकते हैं हाथ से लिख कर, और ऐसे कर जो है आप पूरा टैक्सेशन कवर कर सकते हैं। मेहनत बहुत है जी, बहुत है। जो मेहनत करेगा वही सक्सेसफुल बनेगा। और मेहनत क्या है वो मैंने आपको बता दिया है कि लेक्चर सुना वो तो एक पार्ट हो गया, लेक्चर सुनने के बाद ई बुक की रीड करी दूसरा पार्ट। अगर खुद के नोट्स बना लिए सोने पे सुहागा कि पढ़ा वही चीज़ आपने ई बुक से पढ़ी, और फिर अपनी भाषा में भी सुंदर राइटिंग में नोट्स में ब्रीफ में लिख लिया, हाथ से लिख लिया। उसके बाद जब मैंने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन कराए तो पहले रिवीजन करी अपने नोट्स की, अगर बनाए हैं तो, नहीं तो ई बुक की, और फिर आपने जो है क्वेश्चन आंसर्स मेरे साथ देखे।
और उसके बाद चैप्टर होने के बाद पूरी रिवीजन कर सारे क्वेश्चन आंसर खुद से प्रैक्टिस करें, एमसीक्यू टेस्ट भी दिया। इतना कर लेंगे तो आप पास 100% हो जाएंगे, 100%। इतना कर लेंगे तो एग्जामिशन और उससे ज़्यादा लाने, पूरा सिलेबस होने के बाद पास्ट ईयर कर लेना। मैं करा रहा हूँ, यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, योगेश वर्मा क्लासेस चैनल पर अपने वीडियोस डाल रहा हूँ मैं। पुराने पेपर्स के क्वेश्चन आंसर्स आ रहे हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। 2 पास्ट ईयर कर लिए बहुत है, मोर देन इनफ। जितना हम कर रहे हैं उसके बाद 2 पास्ट ईयर कर लिए, मोर देन इनफ। और करंट आरटीपी जो आई है वो कर ली तो उससे भी ज़्यादा। मैंने क्या पढ़ा था? मैंने आरटीपी पढ़ी थी? जी नहीं। मैंने पास्ट ईयर करे थे? नहीं। मैंने एमसीक्यू करे थे? मेरे टाइम नहीं होते थे। मैंने कॉपी बनाई थी? जी हाँ बनाई थी। मैंने स्टडी मटेरियल के क्वेश्चन करे थे? कुछ खास नहीं करे थे। तो क्लास में जो पढ़ा है वो कर लिया, प्रोविजंस अच्छे से कर लिए, थोड़े बहुत क्वेश्चंस कराए, चाहे वो पास्ट ईयर के हों या स्टडी मटेरियल के, जो भी क्वेश्चन कराए वो कर लिए, उसको पढ़कर चले गया, पेपर दे आया, 74 मार्क्स मेरे आए थे। बट सब लोग ऐसा मत करिएगा। जो मैंने प्रोसेस बनाया, बच्चे कहते हैं स्टडी मटेरियल आरटीपी और पास्ट ईयर कर ले तो हो जाएगा। अरे तो पहले कर तो लो। ये तो नहीं ना कि आपने क्वेश्चन पढ़ा और वो कर लिया, बट कॉन्सेप्ट नहीं आता तो दोबारा वो क्वेश्चन घुमाकर आ गया तो नहीं कर पाओगे, तो फिर आपको कुछ नहीं आता। करने का मतलब है कि वो दोबारा आए तो कर पाओ, उस काबिल आपको बनना है। तो उसके लिए वही प्रोसीजर है जो मैंने आपको पूरा समझाया है। नोट्स बनाने पड़ेंगे, रिवीजन करनी पड़ेगी, नहीं तो कम से कम ई बुक का रेफरेंस बार बार पढ़ना पड़ेगा उसको। मेहनत बहुत लगेगी, और जो मेहनत करेगा वो सीए बनेगा, और चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद मुझे ही थैंक्स बोलोगे, और सीए बनने के बाद मुझे ही थैंक्स बोलोगे कि हाँ भाई आपने सही गाइड करा। सर मोटिवेशन कहाँ से है? मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन नहीं आ रहा है। अरे यार हर क्लास में मोटिवेशन है, एक क्लास पूरी हुई उसका मोटिवेशन है। वेबसाइट से देखो, वेबसाइट पर अभी ऑप्शन आ गया, वेबसाइट पे वीडियो कंप्लीट करोगे, वीडियो पर टिक लगाएगा, ग्रीन टिक, वो एक मोटिवेशन है कि आपका वो कंप्लीट हो गया। पूरा वीडियो अटेंड करोगे तो टिक लग जाएगा उस पर, वेबसाइट पे। कितनी चीज़ें मैं आपके लिए कर रहा हूँ यार। आप मेरे पे व्हाट्सएप कर सकते हो कि सर मेरा ये वाला आज लेक्चर कंप्लीट हो गया है। आपको मैंने रोका नहीं है व्हाट्सएप करने से, आप कॉल करके बता सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो। मैं तो आपके लिए बैठा हूँ, मैं आपके लिए सब कुछ करने के लिए बैठा हूँ जी। पर अगर आप वो करना ही नहीं चाहते हो तो फिर मैं आपको ज़बरदस्ती तो नहीं करा सकता। संडे के संडे में लाइव सेशन करता हूँ, टेलीग्राम चैनल है योगेश वर्मा क्लासेस, ज्वाइन कर लीजिए। जूम का लिंक देता हूँ, उस पर डिस्कशन करते हैं, वहाँ आ सकते हो। आप अपनी प्रॉब्लम बता सकते हो, कितना प्रिपरेशन हुआ वो बता सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, वो तो सबके लिए फ्री है। इतनी चीज़ें करने के बाद भी अगर आप पढ़ना ही नहीं चाहते हो तो एक काम करना, मुझे 1 लाख रुपए पे कर देना, एक सब्जेक्ट पर सब्जेक्ट। मैं कॉल कर करके पढ़ाऊंगा आपको। समझ गए आप क्या? अरे यार मैं कॉल कर करके नहीं पढ़ा सकता हूँ। अगर आप ऐसा चाहते कि मैं कॉल कर करके आपको पढ़ाऊँ और हर दिन मोटिवेट करता रहूँ ज़बरदस्ती कि भैया हाँ क्या कर रहे हो, अभी ये नहीं करना ये पढ़ना है, मैं खुद करता रहूँ एक एक बंदे पे, तो ये मेरी फीस है उसकी। नहीं देनी तो पढ़ाई करो, और जो मैं वीडियो लेक्चर दे रहा हूँ उससे काम चलाओ, और व्हाट्सएप सपोर्ट मेरा अभी भी आपके साथ है। थैंक यू सो मच, जय हिंद। अगले वीडियो में फिर आते हैं और कैपिटल गेन पूरा करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।